नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, शायद इसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, लेकिन शायद जिस एंगल पर हम बात करेंगे इस एंगल पर कोई अब तक सोच नहीं पाया है। दरअसल मुद्दा यह है कि 2021 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होना है। आप देख रहे हैं कि बंगाल में सियासत चरम पर है और वहां पर माहौल गरमाया हुआ है। आए दिन जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये और जोर पकड़ेगी। और दूसरी तरफ जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके बीच उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होना है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबकी नजर रहती है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमेशा बड़े इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाता है। अब इन सब के बीच आप देख रहे हैं कि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक अगर कोई व्यक्ति एक सक्रिय है सबसे ज्यादा, तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, एआईएमआईएम के अध्यक्ष। अब ये उनकी सक्रियता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक? क्योंकि बंगाल में तो आपने देखा कि उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसा कि कोई अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो उनको खरीद सके। लेकिन उत्तर प्रदेश अहम क्यों हो जाता है? उत्तर प्रदेश जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और वहां पर जाकर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हैं। इसी मुलाकात के मायने आज आपको समझाने के लिए मैं और राजीव मौजूद हैं। राजीव, ये मुलाकात क्या कहती है? बंगाल तो ठीक है कि वहां पर लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसको एंट्री के तौर पर देखा जाए? देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का पूरा जो हिंदी बेल्ट में जो चर्चा चल रही है वो बिहार में उनके प्रदर्शन को देख करके, जब 5 सीटें एमआईएम ने जीती हैं और तकरीबन 15 सीटों पर आरजेडी को हराने का काम किया। नीतीश कुमार आज अगर मुख्यमंत्री हैं तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान एमआईएम का माना जाएगा, ओवैसी का माना जाएगा। और ऐसे समय में जब लास्ट चरण का चुनाव किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में हो रहा था, ओवैसी एक हेलीकॉप्टर लेकर के जो बागडोगरा एयरपोर्ट पे रहता था, किशनगंज उनके पास आता था, वो 3 रैलियां करते थे। उन्होंने अपने आप को कुछ इलाकों तक महदूद किया था और वहां ऐसी जनसभाएं की, ऐसी बातें की कि 5 सीट निकाल ले गए। अगर आप देखें तो अगर ओवैसी का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा होता तो बिहार में शायद सरकार जो बनी है उसका बनना मुश्किल होता। बिल्कुल। इसीलिए अब चूंकि वहां एंटी बीजेपी फोर्सेस को सरकार में आने से रोकने में बड़ी भूमिका एमआईएम की है, तो इसीलिए देश के दूसरे इलाकों में ये बातें चलने लगी हैं कि एमआईएम का बीजेपी के साथ कोई छुपा गठजोड़ है, जो ममता बनर्जी ने जिक्र किया उस पर ओवैसी ने तंज किया है कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। दूसरी बात, ज्यादातर लोगों को अब ओवैसी के बारे में मालूम है कि कितने बड़े घर के वो हैं, कितने बड़े उनकी संस्थाएं चलती हैं। और हैदराबाद के अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें करीब बीजेपी और वो मिल करके अगर आप देखें तो कितनी सीटें जीत गए, वो कल्पना के बाहर है। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने किया, अगर इसी तरह से ओवैसी ने तेलंगाना में भी कर दिया और बीजेपी ने किया, तो बीजेपी की सरकार आने से वहां कोई रोक नहीं सकता। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव ने बताई, ध्यान से सुनिएगा। अब बीजेपी, अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी का, आप देखिए 35% पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां 30 से 35% मुस्लिम मतदाता है और वो मतदाता टीएमसी को पिछले 10 सालों से सरकार में ले आने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो वही मतदाता कम्युनिस्टों को भी सत्ता में रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा। वहां एक चक्कर है कि बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, कहा जाता है कि उर्दू स्पीकिंग जो मुसलमान है वो ओवैसी उनको खींच सकते हैं। वहां जो है वो बांग्ला मानसिकता और बांग्ला बोलने वाला बंगाली रहन सहन का व्यक्ति उसको प्रभावित कर सकता है। इस मामले में थोड़ा अपर हैंड ममता बनर्जी का है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय इस तरीके से चल रही है कि विपक्ष का सबसे मजबूत किला कौन सा है? प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कांग्रेस की तरफ से बसपा बहुत शांत से दिख रही है, लेकिन मायावती का आपको कुछ भरोसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में है। अगर हाल के एमएलसी के चुनाव को भी देख लें तो उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब बात आती है कि ओवैसी क्या संभावनाएं हैं। अब
उत्तर प्रदेश के खास करके पूर्वांचल के जिलों में मुसलमानों की मन स्थिति वैसी है जैसी बिहार के मुसलमानों की है। पहली बात यह है। दूसरे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान उर्दू स्पीकिंग हैं। तीसरे, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 से 100 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमान प्रभावित कर सकते हैं, या अगर उनके वोटों में बंटवारा हो जाए तो बीजेपी की वहां पर क्लियर सीट है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए और ओवैसी को इस तरीके से देखा जाए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश जो बिहार में इलेक्शन हुआ था, ओवैसी ने वहां मायावती के साथ गठबंधन किया था, वहां वो गठबंधन में थे। तो अगर मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन किया, और ये ओम प्रकाश राजभर बहुत लोग जानते हैं उनके बारे में, और ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का किसी तरह से मतलब है सीटें निकालना और जिसकी सत्ता बन रही है उनके साथ जाना, तभी वो अपनी बात, क्योंकि वो एक पॉकेट में है, वो राजभर पार्टी है, सुहेल देव उन्होंने नाम ही रखा है। तो वो राजभरों की पार्टी है और पीला गमछा लगाते हैं और दूसरी जाति के नेताओं को टिकट देते हैं, टाई अप करते हैं, और चूंकि वो राजभर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है नहीं। के मायने क्या है राजीव? जो अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो वहां की राजनीति का चक्कर है, यही राजभर, इसके पीछे के इलेक्शन में अमित शाह ने इनको गठबंधन जब बीजेपी से कराया था तो उस रैली में खुद अमित शाह गए थे, और यही राजभर उससे पीछे वाले इलेक्शन में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ा था और खुद भी हार गए थे। अब ये इनका एक पॉकेट में करीब 12-18 सीटों पर इनका प्रभाव है। ओवैसी को मालूम है कि वो इलाके हैं जहां मुख्तार अंसारी का वर्चस्व है, और मुख्तार अंसारी भी एक पार्टी है। अभी वो भी कहीं नहीं है, उनका परिवार भी कहीं नहीं है। अब बात आती है कि अगर मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, मैं बता रहा हूं पहले बसपा में ही थे, बसपा से निकल करके उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, गठन किया। अगर बसपा, क्योंकि वो भाजपा से बाहर जा चुके हैं, तो उनके पास दो विकल्प है, या तो बसपा के खेमे में जाएं या सपा के खेमे में जाएं, गठबंधन करके चुनाव लड़ें। ऐसी स्थिति में अगर ओवैसी, राजभर की पार्टी, मायावती, ये सब गठबंधन करती है तो एक बेल्ट में और करीबन 100 सीटों पर ये बड़ी मजबूत पावर के तौर पर होंगे। और ऐसी संभावना आपको कितनी नजर आ रही है अभी? देखिए, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि मायावती की मनोस्थिति को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं, मायावती तो कब, वो खुद भी नहीं जानती, लोग कहते हैं अपने बारे में कि वो कब क्या फैसला लेंगे, और इतने फैसले वो ले चुकी हैं कि उनको याद भी नहीं होगा कि कब क्या किया है उन्होंने। लेकिन यह है कि वो एक बड़ी और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 बार तोल मोल के बोलती हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। अब बात यह आती है, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अब हम ये देखना पड़ेगा कि देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि AIMIM का जो वर्चस्व है, अब बिहार से एक संकेत मिल गया है ओवैसी को, तो उस जो उनको मेजॉरिटी मिली, जो जितनी सीटें वो जीते हैं, 5 सीटें, तो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर पार्टी की निगाह उत्तर प्रदेश पर है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोंकेगी, ऐलान हो गया 2022 में SP, BSP, सपा, कांग्रेस, राजभर, और अब आ गए मैदान में ओवैसी। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। Exactly. हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, इसके पहले भी आपको हम बता दें, यहाँ TMC भी चुनाव लड़ चुकी है, TMC का विधायक जीत भी चुका है मथुरा से, मार्ट एरिया है, वहां से। ये एकदम विपरीत है, ये एकदम विपरीत है। जहाँ कोई संभावना नहीं है, मतलब आप देखिए TMC का क्या वर्चस्व। वो विधायक इतने दमदार थे, उन्होंने 2 पत्ती अपना TMC का चुनाव चिन्ह लेकर के लड़ गए, जीत गए। तो लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा संगठन है उत्तर प्रदेश में, और कोई ऐसी पार्टी नहीं, RJD का ऑफिस है लखनऊ में, RJD का कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। सबकी इच्छा रहती है कि उत्तर प्रदेश में जाएं, चुनाव लड़ें। नेशनल पार्टी बनने की होड़ तो नहीं है ये कहीं, क्योंकि गिनी चुनी पार्टियां हैं देश में, और BSP के पास ये तमगा था, वो भी हट गया। अब मेन मुकाबला जो होता है कि कांग्रेस और बीजेपी में होता है। तो अब क्योंकि बिहार से एक सिग्नल मिला है असदुद्दीन ओवैसी को, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद अन्य राज्य? नहीं, देखिए, इसमें अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान करे तो ठीक, ओवैसी करें तो सेटिंग। नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया है, ऐसा नहीं है। वहां से उनको जनता ने एक सिग्नल दिया
पार्टी मजबूत मैं हुई। कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में, अगर मैं 1 मिनट के लिए यही मान लेता हूं कि मुसलमानों की आवाज है या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है, तो वो अपनी काबिलियत नहीं से है, हकीकत है ये, मान नहीं लेता हूं, हकीकत है अपनी ये। काबिलियत से हैं, अपनी रणनीति से हैं, अपने बोलने से हैं, ऐसी तकरीर करते हैं कि सुनने वाला सुनते ही रह जाता है। आप जानती हैं, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी जब पब्लिक रैलीज में जाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो वो हमेशा ये कहते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, बैरिस्टर हैं, हाँ, बाहर के बिल्कुल, पढ़े हुए हैं, और हमेशा वो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही बात करते हैं कि नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हम दायरे में बात करते हैं और कहते हैं, इसमें क्या अंतर है फिर? नहीं, मैं कह रहा हूं वो कहते हैं। हाँ, ओके। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उनके विरोधी कह सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत में लोकप्रियता बढ़ी है, उसी के अनुपात में असदुद्दीन ओवैसी की भी लोकप्रियता बढ़ी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं सबको पता ही है कि नहीं, आप समझाइए ना, कुछ मैं लोगों ये को नहीं कहना पता चाह रहा होगा। हूं कि 2014 के बाद अखिल भारतीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक राष्ट्र नेता के तौर पर, एक जन नेता के तो तौर विश्व पर देख रहा है, और विश्व देख चुनावी रहा है। जीत के तौर पर जो रेशियो, जो ग्राफ उनका बढ़ा है, अगर उस लेवल में किसी दूसरे नेता का राष्ट्रीय स्तर पर ग्राफ बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है, चर्चा हुई है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दूसरा कोई नेता आपको दिखाई दे रहा है? अगर पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो असदुद्दीन ओवैसी जितने सवाल पूछते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट अमित शाह उस पर जवाब देते हैं। राइट। तो अगर आप पार्लियामेंट की तकरीर आप ओवैसी की सुने, पूरे कोई ऐसी मुद्दे पे होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा में कौन आता है? एक भी बयान अगर कोई ऐसा जिनको दक्षिणपंथी, हिंदू, कट्टरवादी नेता ऐसा आप जिसकी इमेज है, एक भी बयान कोई कहीं दे दे, दुनिया के किसी कोने में ओवैसी रहते हैं, 15 मिनट बाद उनका बयान उस पे आ जाता है। बिल्कुल। और फिर शाम को टेलीविजन चैनल तो की डिबेट एक राजनेता है वो, और पार्टी है, लीड करते हैं, तो स्टेटमेंट देना ये तो मुझे लगता है फ्रीडम है हर नेता के पास, कोई भी दे सकता है अपने विचार, कोई भी। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो जितना अच्छा बोले, जो जितने अच्छे इसमें अपनी गोटियां चले। भाई ओवैसी कोई मामूली आदमी थोड़ी है, अपनी पार्टी का अकेला सांसद कहां 5 विधायक जिता लिया। इतनी बड़ी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी का निधन हुआ था, सिंपैथी थी, सारी चीज थी, 143 सीटों पर लड़कर के चिराग पासवान इतने टैलेंटेड, और इतने 143 सीटों पे लड़कर के एक सीट मिली बेगूसराय जिले की, और वो जो सीट मिली भी है, उस व्यक्ति का पारिवारिक पृष्ठभूमि जो लोग जानते हैं उनको पता है कि उनके पिताजी का क्या हिसाब किताब था, और वो कितने वहां पर प्रभावशाली परिवार के हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजीव, ये मुलाकात के मायने हम समझ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बन रही है उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की? मैं बता रहा हूं ना, ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, हो सकता है कि ये मायावती का गेम प्लान हो कि अलग अलग पॉकेट्स के जो पार्टियां हैं, वो प्लस ओवैसी प्लस मायावती। क्या मुस्लिम वोट कोई टारगेट किया जा रहा है क्या? देखिए, आप कह रहे हैं कि 100 सीट प्रभावित कर सकते हैं अगर अलायंस बना इस तरीके से। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम किया, मुस्लिम वोट बैंक की अब कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब मुस्लिम तुष्टीकरण की या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि अब बीजेपी उस लेवल पे जाके बोलती है, बोलो तुम मुसलमान के साथ हो, दूसरे कहते हैं नहीं हम सबके साथ हैं। नहीं, बोलो हो। नहीं, ऐसा क्या काम कर दिया? नहीं, वो बोलो हो जब उस पर अटैक करता है ना, तो लोग मेजॉरिटी से डरने लगते हैं। सबको मेजॉरिटी का वोट चाहिए, माइनॉरिटी का वोट तो आ जाएगा टाइप से। और ये नहीं, ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं आप, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, मैं ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक तौर पे आगे बढ़ती है। राइट। ठीक है, दूसरे लोगों को रणनीति बनानी है। अब बीजेपी का जो आज का उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब है, उसमें समाजवादी पार्टी उसको टक्कर दे रही है लगातार, और सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। आपको ये देखना पड़ेगा। अभी बनारस का जो एमएलसी का रिजल्ट आया है, मैं बहुत स्थानीय बातें कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वहां बनारस की दोनों सीटें सपा ने जीत ली,
अभी आज के माहौल में एमएलसी का चुनाव जो हुआ था उसमें सपा ने दोनों सीटें बनारस की जीत ली, जहां के लोकसभा कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका वहां प्रधानमंत्री। और घर सबसे ही और है एक तरीके से इंटरेस्टिंग बात काशी। बता दूं, जिस दिन देव दीपावली थी, जिस दिन क्रूज पर वो गंगा में सब देखा उन्होंने लाइटिंग, अगले ही दिन चुनाव था। 50,000 लोग गंगा के किनारे थे, मैं भी वहां था। नहीं, क्या आप उलटफेर की तरफ संकेत कर रहे हैं? नहीं, क्या मैं कह रहा हूं कि मोदी वो तो जी घर है उनका, मोदी 30 जी का तारीख घर को है। थे और 1 तारीख को उसी बनारस में चुनाव हुआ जिस भी सीट का था। लेकिन लोकल लेवल पर और नेशनल लेवल के इलेक्शन में काफी अंतर है राजीव, आप ये भी देखते हैं कि ये नहीं कह रहा हूं मैं, अभी चुनाव बहुत है, बहुत दूर नहीं। अब मैं, क्योंकि आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2021 में बंगाल, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर, फिर उसके ठीक 1 साल बाद 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो क्या वो गोटियां सेट की जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि पार्टी को और मजबूती मिले और बड़े राज्यों में वर्चस्व हो AIMIM का? देखिए, एक बात और बता दें दर्शकों को, 80 और 48 128 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश और बंगाल से आती हैं, जो हमारे कुल लोकसभा सीटों की 1/4 है। अगर इन 2 स्टेट्स पर किसी का कब्जा है, किसी एक पार्टी का, या इन 2 स्टेट्स में किसी ने पैर जमा लिए, तो लोकसभा में उसको कितना फायदा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, काडर की पार्टी है, ये वामपंथियों के खिलाफ रही है। ये टीएमसी ने वामपंथियों का किला तोड़ा है और बंगाल एक ड्रीम है बीजेपी का, संघ का, बिल्कुल बिल्कुल कि दिखाई दे रहा है बंगाल में साफ भगवा तौर पर। फहराना है। अच्छा राजीव, 1-2 लाइन में मैं इसका जवाब चाहूंगी कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी के ही हैं, वो तो पर्दे के पीछे की जो रणनीति बनती है वो तो दिखावे के लिए है, बाकी पर्दे के पीछे तो एक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी काम ही ऐसे करते हैं कि बीजेपी को फायदा हो, हालांकि वो जनता को पता नहीं चल पा रहा है। किस तरफ इशारा है ये ममता बनर्जी का? देखिए, बात ये होती है, नहीं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को जो दूसरे लोग हैं वो भी ऐसा मौका देते हैं। मैं ये कह रहा हूं 2 बातें हैं। नहीं, स्पष्ट बताइए, घुमा फिरा के नहीं, स्पष्ट, क्या ऐसा है? असदुद्दीन नहीं, ऐसा है या नहीं है वो बहुत सारी घटनाओं से आपको देखना ठीक है, पड़ेगा। ओके। वो नेता है, वो आरोप लगा सकती है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमको सारे पक्ष बताने पड़ते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आरजेडी ये कहती है कि हम ओवैसी की वजह से हार गए या ओवैसी की फिक्सिंग की वजह से हार गए, या कांग्रेस ये कहती है, तो भाई चुनाव से पहले बातचीत की टेबल पे आप ओवैसी को आमंत्रित करते, वो नहीं आते। चुनाव पूर्व गठबंधन, अब अगर मान लीजिए कि वो जो उनके साथ आ रहा है उसके साथ गठबंधन करके वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उनकी हैसियत होगी, जीतेंगे, नहीं हैसियत होगी, नहीं होगी। ठीक है। आप हार जाएं तो कहें ओवैसी की वजह से हार गए, और जीत गए तो आपने कहा उनका कोई यहाँ हवा है। हाँ, राइट। देखिए, ये पिक्चर पूरी क्लियर करनी थी कि असदुद्दीन ओवैसी, आप देख रहे हैं कि बिहार में उनको अच्छा रिस्पांस मिला है, और उसके बाद अभी आपने देखा था पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब आमने सामने हैं टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यक वोट का जिक्र हो रहा है, और अब एक पैर आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात, इसके क्या मायने हैं वही समझाना हमारा मकसद था। जैसे ही अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और मुझे और राजीव को अभी आप फिलहाल परमिशन दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।